हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कहानी को सोच लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खूंखार होने वाली है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रहस्यमय लॉकेट का माया जाल। बूढ़ी आत्मा। हम सभी लोगों को आज तक कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, रास्ते पे या किसी जगह पे। वो चाहे पैसे, पेन या कोई दूसरी वस्तु या भूतिया कहानी है। क्या होता है जब एक लड़की को लॉकेट मिलता है? उसकी पूरी जिंदगी की काया पलट जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक घर देखते हैं जिसमें पूरा परिवार में खुशी होती है, क्योंकि उनकी बेटी, जिनका नाम वीना है, 10वीं कक्षा पास कर जाती है। अब बस उन्हें उनकी बेटी का दाखिला करना है। उनके पिता, उनका नाम गोविंद राय जायदा, पढ़े लिखे तो नहीं थे। वो एक हवेली में काम करते थे, मगर उन्होंने अब वो काम छोड़ दिया है। क्यों और किस लिए छोड़ा था वो किसी को नहीं बताते हैं। अब वो शहर जाकर काम करते हैं। तो वो अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में करने के बाद वापस शहर चले जाते हैं। और अब वीना कॉलेज जाती है और आती है अपने दोस्तों के साथ। वो कब जाती है आती है, इन सब पे कोई तो है उस पर नज़र डाले हुए हैं। एक बार वीना को लगता है कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ती है मगर कोई नहीं रहता। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। मगर कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती। आज वीना अकेले ही कॉलेज जाती है। उसके कुछ दोस्तों को घर पे काम है तो कुछ दोस्तों की सेहत खराब है। तो वीना आज अकेले ही कॉलेज जाती है और काफ़ी अच्छे से ध्यान लगा के शिक्षक की बात ध्यान से सुनती है। वो पढ़ाती हैं कि आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। पाचन में दिक्कत हो सकती है और आपका शरीर तनाव में जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे आपके चेहरे पर चमक रहती है, ना कि बाहर की कोल्ड ड्रिंक। अब वीना अकेले ही घर आती है, मगर रास्ते में एक लॉकेट दिखता है। वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। वो कहती है, नहीं, ये मेरा नहीं है, मगर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती। वो लॉकेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, ऐसा मानो कि उसकी इंतज़ार कर रहा हो। वो उठा लेती है और वो फैसला करती है कि किसी को नहीं बताएगी। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को भी नहीं बताती है। दूर से कोई है जो उस पर नज़र रखा हुआ है। जैसे वीना ने वो लॉकेट उठाया, वो ऐसे मुस्कुराया जैसे उसका काम हो गया। अब जब उसके घर में उसकी माँ सो जाती है तो वीना उठती है और वो लॉकेट निकालती है। सच में अंधेरे में भी वो उसकी हाथ थामे बहुत ज़्यादा चमक रहा था। अगली सुबह वो अपने दोस्तों को कहती है, ये देख, मैंने कल ये लॉकेट खरीदा। सभी दोस्त उससे कहते हैं, काफ़ी बढ़िया है ये लॉकेट। अब वीना फैसला करती है ये लॉकेट वो पहनकर घर जाएगी, अपने माँ को बताएगी कि खरीद के ली हूँ। मगर ये शायद उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसको लॉकेट पहनने एक हफ्ता हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हो रही थी। उससे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। उसे कई सारी बीमारी भी हो रही थी। उसे हर समय बुखार रहता। वो ना सही से खा पाती और ना सही से पी पाती, ना ही चैन से सो पाती। 17 साल की उम्र में भी वो 70 की उम्र की हो गई थी। वीना की माँ को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो अपने पति को पूरी बात बताती है। फ़ोन करके गोविंद जल्द ही घर पहुँचता है और सभी डॉक्टरों को अपनी बेटी को देखता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। तभी गोविंद अपनी बेटी वीना के गले में लॉकेट देखता है और अपनी पत्नी से पूछता है, ये लॉकेट कैसे आया उसके पास? पत्नी वो बताती है कि वीना ने खरीद कर इसे लाई थी। गोविंद, नहीं, ये एक साजिश है सब। वो अपनी पत्नी को जोर से कहता है, ये सब इसी लॉकेट के वजह से हुआ है, और उस लॉकेट को तोड़ के फेंकता है, मगर कुछ ठीक नहीं होता। उसकी पत्नी पूछती है, क्या है इस लॉकेट में और क्या बात आप छुपा रहे हो आप? अब गोविंद सारी बात बताना शुरू करता है। मैं जिस हवेली में काम करता था, वहाँ के मालिक, जिनका नाम राजवीर सिंह है, वो काफ़ी अच्छे हैं, अपने सभी नौकरों का ध्यान रखते हैं। मैं वहाँ रसोई घर में खाना बना के देता था। उन्हें मेरा हाथ का खाना काफ़ी अच्छा लगता था, मगर वो हमेशा शाम को दुखी रहते थे। वो ये बात किसी को नहीं बताते थे। मैं उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर पेश करता था तो उनका मन खुश हो जाता था। मैंने एक बार उनसे पूछा, गोविंद साहब, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? राजवीर
मुझे अपनी बेटी की चिंता है, पता नहीं कैसे ठीक होगी वो। उसका बेटी का शरीर बचपन से ही बूढ़ी औरत की तरह था, चेहरे पे झुर्रियाँ थी। वो काफ़ी बीमार से गुजर रही थी, उसके शरीर से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वो बताते हैं कि काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, हकीम, वैद्य, मगर कोई कुछ नहीं कर पाए। गोविंद, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं घर जाकर प्रार्थना करूँगा। अब अगले दिन इसी तरह राजवीर एक पेड़ के पास बैठे थे तो उनके पास एक बाबा आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? राजवीर ने सारी बात बताई। वो बाबा हवेली पहुंचकर उसकी बेटी को देखते हैं और कहते हैं, साया, बुरा साया, एक बुरी आत्मा का साया है तुम्हारी बेटी पर। उसने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारी पत्नी जो मरी थी वो इसी बुरी आत्मा ने मारा था। शायद वो अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी, मगर इस आत्मा ने उसे मार दिया। राजवीर, यह आप क्या कह रहे हो बाबा? जल्द से जल्द इस आत्मा से पीछा छुटाना है। बाबा, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो उसी दिन पैदा हुई हो जिस दिन तुम्हारी बेटी पैदा हुई हो, और उनकी उम्र भी एक ही होनी चाहिए। इससे जो बूढ़ी आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर में है उसको हम भेंट में वो शरीर सौंप देंगे और तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। राजवीर, जैसा आप कहो बाबा, मैं अपनी बेटी के ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मुझे कोई परवाह नहीं। राजवीर उन गांव में सभी लड़की की उम्र का पता करता है जो उसकी बेटी के जन्म वाले दिन पैदा हुई हो, मगर कोई नहीं मिलती। फिर से निराश ही मिलती है। अब 2 दिन बाद गोविंद की बेटी का जन्मदिन होता है और वो अपने मालिक को यह आमंत्रण देता है। राजवीर, 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है? गोविंद, हाँ मालिक। राजवीर, क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? गोविंद, 15 साल। राजवीर, मेरी बेटी का जन्मदिन है 2 दिन बाद, वो भी 15 साल की हो जाएगी। अब राजवीर सारी बात गोविंद को बताता है। राजवीर, तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब रख लो, मगर इसके लिए मना मत करना, चाहे तो ये हवेली भी रख लो। मगर गोविंद मना कर देता है और कहता है, गोविंद, मेरी बेटी से ज़्यादा कोई मूल्य चीज़ नहीं है और नहीं पैसा। और गोविंद उसी वक्त वो काम छोड़ देता है। अब गोविंद भागते हुए उस हवेली में जाता है और राजवीर से कहता है, गोविंद, ये तुमने सही नहीं किया। राजवीर, तो मैं और क्या करता? तुम तो मेरी बात नहीं माने। वो देखो मेरी बेटी को कितनी अच्छी लग रही है। खिलते हुए हंसते हुए बोला गोविंद, अपनी बेटी के लिए तुम किसी और की बेटी को ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। राजवीर, तुम्हें जो चाहिए वो अभी भी ले सकते हो, मगर मैं अपनी बेटी को ठीक करना ही चाहता हूँ। गोविंद, ये सब तुमने कैसे किया? राजवीर वो बाबा को बुलाता है। गोविंद, बाबा, और कोई उपाय नहीं है मेरी बेटी को बचाने का? बताइए। बाबा, है, मगर वो इतना कठिन है कि उसे शायद तुम ना कर पाओ। गोविंद, आप बस बताइए। बाबा, तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी होगी जो गांव के बाहर जंगल में है। वो तुम्हें बीचों बीच मिलेगा, मगर उस जड़ी बूटी के आसपास बहुत सारे सांप हैं और दूसरे जानवर भी वहाँ। जाना मतलब मौत। अगर वो तुम ले आए तो वो जड़ी बूटी को किसी तरह तुम्हारी बेटी को खिलाकर तुम्हारी बेटी का पूरा शरीर नीला हो जाएगा, और जो आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर में है उसे लगेगा कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो गई है, और वो आत्मा तुम्हारी बेटी का शरीर छोड़ के आज़ाद हो जाएगी और अपने लिए दूसरे का शरीर ढूंढेंगी। लगेगा और समय से उसे शरीर ना मिले तो उसकी आत्मा का अंत हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद तुम्हारी बेटी का शरीर नीला रंग के वापस पहले जैसा हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगी। गोविंद, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी। अब गोविंद उस जंगल में पहुँचता है और बहुत ही मुश्किल से वो सभी जानवरों से लड़ते हुए इस जंगल पहुंचता है जहां वो जड़ी बूटी है, मगर वो इलाका पूरी तरह से सांप से भरा था। अब गोविंद शिव जी का भक्त है तो वो शिव जी का नाम लेकर आगे बढ़ता है और सारे सांप एक के बाद एक करके उस जगह से हट रहे थे और वो जड़ी बूटी ले लेकर अपनी बेटी को खिला देता है, और वैसे ही होता है। उसकी बेटी का शरीर नीला हो जाता है। वो आत्मा जब देखती है कि इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, ये उसका शरीर छोड़ के चली जाती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, अगर आपके इरादे अच्छे हों और आपने ठान लिया है करने का तो वो काम कितना भी कठिन हो ही जाता है।